हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे या फिर हम कहें तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट भी हो चुका था, जो कि था प्रोटेस्टेंट आंदोलन। उसमें हमने देखा भी था कि जो इसके कारण थे, धार्मिक कारण था, सामाजिक कारण था और आर्थिक कारण था, उसमें कौन कौन से फैक्टर लागू हो रहे थे। अब यहाँ आगे जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। ये जो राष्ट्रीय राज्य का उद्भव आ रहा है, आप देखेंगे जो हमने व्यावसायिक क्रांति देखी थी उसका एक चार्ट भी खींचा हुआ था। उसमें आप देखेंगे जिस तरह से पहले मुद्रा का प्रसार हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके पश्चात आप देखेंगे वहां पर सामंतवाद का पतन होता है और आगे राष्ट्रीय राज्य की उद्भव होती है। यही जो यहाँ पर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हो रहा है, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर लागू होने वाले हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें सॉरी, इसमें जो पहला फैक्टर है हमारा वो है सामंतवाद का पतन। जो दूसरा है वो है सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। और जो इसका तीसरा फैक्टर है यहाँ पर वो है पुनर्जागरण। चौथा है विचारकों का समर्थन। और जो लास्ट है हमारा पांचवा वो है उपनिवेशवाद। अब यहाँ अगर हम यहाँ पर इसको वन बाय वन करके डिस्कस करें तो ये पहला है हमारा सामंतवाद का पतन। इसमें आप देखेंगे जो यहाँ पर कुछ सामंत होते थे, सपोज यहाँ पर अगर जो राजा है, महत्वाकांक्षी शासक, जब वो अपनी सीमा खींचना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, इस तरह से अगर वो सीमा खींचना चाहते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर बन रहे हैं सामंतवाद में, जो एक सामंत है उसकी जो जागीर होती थी, सामंतों के पास जो जागीर होती थी, हमका जो भूमि संपदा इत्यादि होती थी, तो वो अगर यहाँ पर ये एक राष्ट्र है तो उनकी जागीर जो है वो तीन तीन राष्ट्रों में फैली हुई है, तो इसलिए राष्ट्रीय सीमा खींचने में प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ आप देखेंगे जब व्यावसायिक क्रांति आती है तो सामंतवाद का नेचुरली पतन हो जाता है। तो ये था हमारा सामंतवाद का पतन। यहाँ पर अब एक कांटा तो हमारा साफ हो चुका है राष्ट्रीय राज्य के उद्भव के लिए। दूसरा जो है सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक होता था रोम, जो कि मुख्यालय होता था, और समस्त यूरोप में जो क्षेत्रीय व्यवस्था है वो फैली होती थी। अब जब राज्य यहाँ पर जो शासक होते हैं जब अपनी सीमा खींचना चाहते हैं तो जो यहाँ पर बाधा बन रही है वो है क्षेत्रीय चर्च व्यवस्था, क्योंकि उनका मानना है कि हम जो यहाँ पर अधीनता है हमारी वो रोम के प्रति है, हम रोम के अधीन है ना कि किसी शासक की। इस कारण से वो शासक की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। और वहीं आप देखेंगे जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन आता है तभी यहाँ पर जो क्षेत्रीय चर्च हैं ये जाके अपनी अधीनता स्वीकार करती हैं राज्य के प्रति। लेकिन इसमें आप एक सुनेंगे जो एक थ्योरी है, यहाँ पे एक कहानी नुमा है। यहाँ पर जो ब्रिटेन के शासक हैं जिनका नाम है हेनरी एस्टन, इनकी पत्नी का नाम है कैथरीन। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो ये हेनरी एस्टन है इन्हें एक दूसरी महिला से प्रेम हो जाता है जिसका नाम है एनी बुलेन। अब यहाँ पर इनकी पत्नी तो है लेकिन चूंकि इन्हें एनी बुलेन से प्रेम हो गया है इसलिए ये शादी करना चाहते हैं तो अब एनी बुलेन से। लेकिन इसके लिए अब इनको कैथरीन से डाइवर्स लेना होगा, और डाइवर्स के लिए आप देखेंगे जो यहाँ पर राजा या महाराजा की शादी होती थी या फिर उनका तलाक लेना होता था वो रोम के पोप डिसाइड करते थे। तब ये इन्होंने जब अपनी अर्जी दी तलाक के लिए कि हमें लीगली यहाँ पर तलाक लेना है, रोम के पोप के पास अर्जी दी, तो इन्होंने एक जो रीजन दिया इसके लिए कि हम क्यों तलाक लेना चाहते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि हेनरी एस्टन की सॉरी जो ये कैथरीन है इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने वही रीजन दिया कि जो हमारी पत्नी है कैथरीन ये एक पुत्र को जन्म देने में असमर्थ है, इसलिए मैं इससे लीगली डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। अब ये तो एक इस टाइम की तो हम कहें लीगल का कोई वैलिड रीजन नहीं है एक पुत्र ना होना, लेकिन वहां आप देखेंगे क्योंकि वंशज की बात होती थी कि इनका वंश कौन आगे बढ़ाएगा या फिर आगे शासक कौन होगा, इसके लिए एक पुत्र का होना बहुत जरूरी था। तो अब ये रीजन
उस टाइम के लिए एक वैलिड रीजन था। लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे जो पोप हैं उन्होंने इस अर्जी को ना तो स्वीकार किया ना ही अस्वीकार किया। रीजन क्या था उसका? जो ये कैथरीन थी, आप देखेंगे जो यहाँ पर पवित्र रोमन सम्राट था चार्ल्स पंचम। अब पवित्र रोमन सम्राट तो वैसे भी अपने आप में इतना बड़ा वंश था या जो भी था वहां पर साम्राज्य था, तो जो कैथरीन थी वो इनकी बहन थी। अगर पोप यहाँ पर उनके डाइवोर्स को स्वीकार करता तो नाराज होते चार्ल्स पंचम, और अगर ना स्वीकार करता तो हेनरी अष्टम नाराज होते। तो इसलिए आप देखेंगे आज के कॉन्सेप्ट में चलता है पॉकेट वीटो। तो उस टाइम के जो पोप थे उन्होंने उस अर्जी नुमा को पॉकेट वीटो की तरह अपने जेब में रख लिया, अर्थात कहे तो ना ही हाँ कहा ना ही ना कहा। तो ये था उनका जो उनके द्वारा लिए गए कदम उठाया गया। अब वहां पर आप देखेंगे चूंकि ये शादी करने के लिए इतने बेचैन थे कि जब देखा इन्होंने कि वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो इन्होंने जो ब्रिटेन का चर्च था उसका संबंध रोम के चर्च से एकदम से तोड़ लिया। इस तरह से जो आप देखेंगे राज्य के अधीन आ गए चर्च, और वहीं जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन आता है तो यहाँ पर शासकों के अधीन हो जाता है जो भी चर्च से आम कहें तो यहाँ पर राष्ट्रीय सीमा खींच लिया जाता है। तो यही जो दो कारण यहाँ पर आप देखेंगे, एक सामंतवाद, दूसरा सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, इन दोनों का तोड़ मिल चुका है। तीसरा देखिए पुनर्जागरण कहाँ से यहाँ पर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव में सहायक भूमिका निभा रहा है। इसके लिए हम देखते हैं जो पुनर्जागरण की पीछे वाली थ्योरी है उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो है पुनर्जागरण। इसमें आप देखेंगे जो हमने पुनर्जागरण पढ़ते टाइम देखा भी था कि जो पीछे हमारा था पुरानी रोमन और ग्रीक जो साहित्य थे उसके महत्व पर हमने प्रकाश डाला था ग्रीक साहित्य के। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें एक रोमन विधि संहिता भी है हमारा, इसी के अंतर्गत आता है रोमन विधि संहिता। इसमें आप देखेंगे शक्तिशाली राज्य की बात की गई है। अर्थात हम कहें तो राजतंत्र का, क्योंकि शक्तिशाली राज्य तभी आएगा जब वहां पर कोई महान शासक होगा या हम कहें तो कोई शक्तिशाली शासक होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे राष्ट्रीय राज्य का जो उद्भव है उसमें पुनर्जागरण अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें चौथा फैक्टर है हमारा, आप देखेंगे मैं स्टार्टिंग में जो भी यहाँ पर फैक्टर्स लिखा हुआ था उसमें पांचवा हमने लिखा है उपनिवेशवाद। सॉरी वहाँ उपनिवेशवाद नहीं वाणिज्यवाद रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा वाणिज्यवाद है। वाणिज्यवाद में आप देखेंगे कि ये किस तरह से राष्ट्रीय राज्य में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो इसके लिए आप देखेंगे ये एक आर्थिक आधार दे रहा है, क्योंकि हमने वाणिज्यवाद देते टाइम ये भी देखा था कि जो शासक हैं वो व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर हम कहें तो जो भी है कीमती धातुओं के संग्रह पर बल दे रहे हैं। तो अर्थात जो राष्ट्र राज्य की सीमा खींचनी है उसके लिए उनको पर्याप्त संसाधन मिल रहे हैं। वो कर स्थापित कर रहे हैं और इस तरह से जो भी है अपना सेना और नौकरशाही स्थापित कर रहे हैं। इसी में आप देखेंगे कुछ वंश भी आते हैं, जैसे हम कहें तो फ्रांस में था हमारा बोर्बो वंश, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश, रूस में रोमनाव वंश इत्यादि यहाँ पर। और यहीं पर कुछ महत्वाकांक्षी शासक भी हैं जिनमें हम कहें तो जो लुई 13वें थे, लुई 14वें थे, वह हेनरी 7 थे। ये था हमारा जो वाणिज्यवाद है कि वो राष्ट्रीय राज्य के लिए जो अपना योगदान दे रहा। अब इसमें लास्ट फैक्टर जो हमारा वो है विचारकों का समर्थन। इसमें हमारा लास्ट फैक्टर है विचारकों का समर्थन। इसके लिए आप देखेंगे जब यहाँ पर जो विचारकों की बात आती है तो उस टाइम देखना होता है कि प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो कैसी है। तो अर्थात हम कहें तो जब भौतिक जो हमारी परिस्थितियां हैं
जब वो इनफूल होती हैं तो विचारधारा का भी समर्थन होता है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो इतने सारे फैक्टर काम कर रहे थे, तो यहाँ हम देखें तो राष्ट्रीय राज्य का जो है उद्भव वो तो हो ही रहा है। इसीलिए उसमें जो उस टाइम के बुद्धिजीवी थे उन्होंने अपना विचार दिया है अनेक तरह से। उसी में आप देखेंगे एक ब्रिटिश चिंतक हैं जिनका नाम है यहाँ पर थॉमस हॉब्स। इनका जो विचार है, इन्होंने कहा कि यदि हमें गृह युद्ध से बचना है तो एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करनी होगी। इनके विषय में एक कहानी भी है कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो उस टाइम वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इसका जो इम्पैक्ट था कि पूरे प्रजा में, हम कहें तो इस तरह का एक भय का माहौल कायम हो गया था कि इनका जन्म 7वें मंथ में ही हो गया था। तो इनका कहना था कि मैं और भय दोनों एक साथ ही जन्म लिए हैं, अर्थात हम कहें तो भय मेरा बड़ा भाई है, इनका मानना था। तो इसलिए इन्होंने जो अपने विचार में कहा कि हमें इस तरह से शक्तिशाली राज्य बनाना चाहिए जिससे हम गृह युद्ध से बच सकें। इनकी एक बुक भी है लेवियाथन, जिसका जो अर्थ होता है सी ड्रैगन। अर्थात इन्होंने कहा कि राज्य को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देना चाहिए कि वो एक सी ड्रैगन की तरह हो जाए, जिससे जो है प्रजा को संरक्षण दे सके। तो ये था यहाँ के जो विचारक थे। इसी में एक और है गोंगा, उनका भी यही मानना है कि हमें शक्तिशाली राज्य बनाना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे जो यहाँ पर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हो रहा है उसमें हमारे पास फैक्टर काम करते हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला है हमारा सामंतवाद का पतन, और दूसरा है सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, तीसरा था हमारा पुनर्जागरण, चौथा था वाणिज्यवाद, और पांचवा है विचारकों का समर्थन। यही पे हमारा ये जो राष्ट्रीय राज्य का उद्भव होता है एक तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है 30 वर्षीय युद्ध और वेस्टफोलिया की संधि। इसमें आप देखेंगे जो वेस्टफोलिया की संधि है वो आज की डिप्लोमेसी में भी बहुत ज्यादा काम आती है, लेकिन हम उसको देखेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, तो उसे देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।